पी में क्या है, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में। अब ये हुआ आपका 4s और ये है 4p। ठीक है, अब इसके बाद लिख दो कि Ni2 प्लस में क्या है, 3d में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको यहाँ पे रख दो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड फाइनली 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये हुआ आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखना, जस्ट सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल को पकड़िए, देखिए उस पे चार्ज कितना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो उसे ऐसे लिख दीजिए। दूसरा काम, जो दूसरा स्टेप है, अब आपको ये पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा ये डिसाइड होता है कहाँ से, तो ये डिसाइड होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो sp3 और दूसरा dsp2। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो इनर टी ऑर्बिटल है वो कब यूज होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए जो कि यूजुअली 95% केस में काम कर जाता है। जब लिगैंड में जो लिगैंड आपका है, अगर उसमें डोनर एटम C हो, N हो या O हो, डोनर एटम अगर C, N या O हो, उस समय ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इनर टी ऑर्बिटल यूज हो जाए हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या जो लिगैंड है वो क्या Cl है, क्या इसमें डोनर एटम C, N या O है, तो आंसर है नहीं। इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन ना होकर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी। अब इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, तो आंसर हमारा है ये। रीजन कैसे पता चला, तो हमने आपको बताया ना कि C, N या O, ये कोई रिटेन रूल नहीं है। पहली बात, कोई रिटेन रूल नहीं है, आप इसके चक्कर में पढ़िएगा नहीं कभी। बस ये ट्रिक है जो थोड़ा काम करती है, आप इसी के भरोसे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो दूसरा स्टेप है, अब हमें पता चल गया ना कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 टाइप का। तो दूसरे स्टेप में आपको यही लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ sp3, फॉर्मेशन ऑफ, या फिर सिंपल फॉर्मेशन आप अपना लिख के आप लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब है कि 1s और 3p। तो होता ये है कि ये 1s और 3p ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जितने इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये यानी जो टी है आपका, ये तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। और ये मिलके तो 1 + 3 कितने हैं, 4। तो 4 ही नहीं बन जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे 8, वो वैसे के वैसे आपको रख देने हैं, 4 5 6 7 8। और यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल आपके बने, इनको आप क्या बोलेंगे, ये आपके हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका बना कैसे। ओके, तो थर्ड स्टेप आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NiCl4। ये तीसरा स्टेप आपका बिल्कुल यूजलेस है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। तो कैसे हुआ, अब देखो, टोटल 4 जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर हमेशा किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही तो होगा। तो एक लिगैंड एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ऐसे 4 हैं तो चारों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। तो यानी आपका ये तो ऐसे रहेगा, ये वाला 1 2 3 4 5। ओके, और ये आपके 4 ये हो गए, तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या है कि आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना,
6 7 8 ये। और अब इसमें क्या है, ये अब खाली नहीं रहेंगे, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हर एक जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए। ये कहाँ से आए, तो फ्रॉम 4 Cl माइनस लिगेंड। भाई यही ना, 4 Cl माइनस लिगेंड जो हैं इन, या सिंपली फ्रॉम 4 लिगेंड्स आप लिख लीजिए, लिगेंड का नाम यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये तीन, अब देखो लास्ट वाले स्टेप में क्या है, बस जो दूसरे स्टेप में हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या ये कोई डिफिकल्ट स्टेप है? नहीं। जो कुछ सोचना, पहला स्टेप क्या है, सिंपल मेटल आयन लिखना है, दूसरे ही स्टेप में आपको कुछ करना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इतना बना देने से हमारा काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका ये है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ, राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 2 माइनस बाई यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तब तो आपका आंसर इतना कंप्लीट है। इसे लिख के याद रखना, किसी भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स के बनने में इन 3 स्टेप से ना एक स्टेप आपको कम करना है, ना एक भी स्टेप आपको ज़्यादा करना है। ये बात आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। अब बात ये है कि अगर केवल फॉर्मेशन तक की बात है तो फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, लेकिन अब जो मैंने कहा कि अगर आपसे पूछ ले कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपका आंसर क्या होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपसे अगर पूछे तो आपका आंसर है sp3। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है भाई, तो ज्योमेट्री कहाँ पे डिसाइड होती है, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब NiCl4 जो है NiCl Cl Cl Cl, यही हुआ ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये हुआ आपका पूरे पे चार्ज -2, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी जो आपका ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, आपको पता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने बताया, आपने ज्योमेट्री बताई, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तो बतानी है। तो चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम गेस कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आप देखो ध्यान दो, दूसरे स्टेप में और कहीं नहीं, आप दूसरे स्टेप में क्या करिए, देखो जो आपका सेकेंड स्टेप है, हमेशा सेकेंड स्टेप के बाद में आपको देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए। यानी दूसरे स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन हो चुका, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद तब आप देखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के पहले जो ऑर्बिटल यानी जो कि टी ऑर्बिटल ही होगा हमेशा, उसमें क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं आप बताइए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी n इज इक्वल टू कितना है 2, एक लिए। अब आप बोलेंगे यहाँ भी, तो देखो यहाँ पे चूंकि टी ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ इसलिए यहाँ और यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ देखने की आदत आप कभी नहीं डालेंगे। हमेशा दूसरे स्टेप में जो टी ऑर्बिटल है उसी में आपको चेक करना है। यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद आपको ये देखना है कि क्या टी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर है तो कितना है, 2 है। इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। अगर है तो पैरामैग्नेटिक ही तो होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 2.73 बोर मैग्नेटान। कहाँ से आया, तो मैंने सिंपल कहा कि म्यू इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, n+2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, आप इस फॉर्मूले में रखिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बातें आपको बतानी है। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही दूसरा कॉम्प्लेक्स, अब इसी बात को हर एक में रिपीट करना है तो इतना टाइम मैं हर एक में नहीं दूंगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लिया, मैंने लिया NiCN4 2-। पहला स्टेप क्या है, सेंट्रल मेटल आयन के कॉम्प्लेक्स आपको लिखने हैं। तो ऑर्बिटल्स ऑफ
कौन सा मेटल आयन है? Ni2 प्लस आयन, यही है ना सेंट्रल मेटल, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d8 है ना, तो यानी यहाँ पे पहले 3d ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका 3d हुआ। 3d के बाद क्या है? 4s हुआ। 4s के बाद क्या है? 4p। आप बोलेंगे हम 4d क्यों नहीं लिख रहे हैं? सॉरी, ये कुछ ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो आप बोलेंगे 4p के बाद 4d भी तो आएगा, हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? रीजन समझो क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने में s और p के बाद वाला t कभी यूज होता है? नहीं भाई, या तो sp3 होगा या tsp2 होगा। तो हम जब वो यूज होना ही नहीं है तो उसको लिखें क्यों, बनाए क्यों? इसलिए नहीं बना रहे हैं। ओके, आगे वाले कुछ केस होंगे जहां हमें बनाना भी पड़ेगा, 4p के बाद 4d भी बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है उसी वैकेंट ऑर्बिटल को बनाना है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए, d8 है। ओके, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की क्या होगा? तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे डोनर एटम क्या सी है, डोनर एटम सी एन या ओ होने पे पॉसिबिलिटी इसकी होती है, इसलिए यहाँ पे। फिर मैंने आपसे कहा कि जिनका हाइब्रिडाइजेशन होना है उनका वैकेंट होना, इसका मतलब है कि यहाँ से एक डी, एक एस और 2p। dsp2 का मतलब यही हुआ ना, dsp2 का मतलब यही तो हुआ कि 1d और 1s और साथ में 2p, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाए। लेकिन ये तो वैकेंट है नहीं, तो अब क्या होगा? तो होता ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? अब आप लिखिए dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, ये दूसरा स्टेप है। तो ये कैसे बने होंगे? तो आपको क्या करना है, अब देखो, जब ये इसके साथ चला जाएगा तो 3d में कितने बचेंगे? 3d में केवल बचेंगे 4, 1 2 3 4। और ये कितने बन जाएंगे? 1 2 और ये 4 बन जाएंगे, तो ये बन गए 4, 1 2 3 4। और एक 4p जो है वो बचा रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये आपका 3d है, इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6, ये अकेला था, ये वाला भी यहाँ आ गया, तो इसमें भी कितने हो गए? 2 हो गए। अभी है 8 ही ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर अभी भी 8 ही है। और ये आपका क्या बन गया? तो ये बन गया आपका dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स है। ओके, और ये 4p का एक बचा हुआ ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा? जो भी कॉम्प्लेक्स है लिख दो उसका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2-। तो इस स्टेप में क्या करते हैं बेसा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें केवल इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा देते हैं और कुछ नहीं। तो ये तो 4 है ही, है ना, साथ में ये 4 है और ये। ठीक है, आप सही से बनाइएगा थोड़ा, इसमें तो कहानी ऐसी है। अब यहाँ पे क्या है? इसमें भी 4 आ गए ना, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम, यही लिखना है ना, 4 Cn माइनस लिगैंड, बस हो गया। अब बात आती है कि जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको कैसे, बाकी के क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं उनको कैसे जो है आंसर उनका देना है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले तो बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई बताओ? तो आंसर है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ज्योमेट्री बताओ। अब dsp2 होने पे ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है। ये स्क्वायर प्लेनर लिखा है, बना भी देते हैं, NiCN CN CN CN। ये वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो आप ऐसे बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा।
ओके, और ये 2 माइनस स्क्वायर, ये देखा जाए अगर हम इनको मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बन जाएगा ना, इसके लिए स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ज्योमेट्री के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप बताओ कैसे बताएंगे। हमने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कभी गलती नहीं करना कि आप जो है पहले या तीसरे स्टेप में, पहले यानी हमेशा दूसरे स्टेप में आओ। दूसरे स्टेप में जो डी ऑर्बिटल है, क्या वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 0, देयर फॉर द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। ओके, और अगर डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0 बोर मैग्नेटान। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस लिख के आप लिखना। आई बात क्लियर? क्लियर हो गई? आई होप क्लियर है। अब इसके बाद फिर, अब ये तो हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी ऐसे देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और वो एग्जांपल है, सपोज करिए CL6 या CO, आपकी बुक में जो एग्जांपल है मैं वही ले लेता हूँ, COF6 3 माइनस। ठीक है, ये है। अब वही 3 स्टेप, पहला क्या है, तो आप लिखेंगे ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, कौन सा है, CO3 प्लस आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना है, 3d6 हो जाएगा, याद रखना, आर्गन, उसके बाद 3d6 होता कितना, 3d7 4s2 होता है ना। मैं आपको बार बार वो आपको वार्न कर चुका हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन सबका आपके माइंड में एकदम लगातार होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ही रह गए और क्वेश्चन आगे चला गया। तो ये हो गया भाई 3d6 है ना, 1 2 3 4 5 3d। अब 3d के बाद क्या लिखेंगे, 4s के बाद क्या लिखेंगे, 4p है ना, 4p हो गया। अब 4p के बाद हम लिखेंगे 4d। आप कहेंगे ये 4d क्यों लिख रहे, पहले वाले में तो नहीं लिखा था। उसका रीजन ये था कि पहले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे कभी भी s और p के बाद वाला t यूज हो ही नहीं सकता, बट यहाँ पे 6 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि बाद वाला t यूज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, t6 है तो 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3d6 सही होता है ना। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप अब हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। 6 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3। अब बताओ इसमें कौन सा होगा। हमने कहा इनर डी ऑर्बिटल तब यूज होता है जब C N या O डोनर एटम है, क्या इन तीनों में से कोई है, नहीं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड क्या, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये S3p और T में से 2 ये यूज हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसे समझिए, ये तो 3D ऐसे का ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 6 मिले हैं ना तो 6 ही बनने चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये, और इसमें फिर 3 आपके क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे रखिए, क्योंकि इनको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप आप समझ सकते हैं क्या होगा। तीसरा स्टेप सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 माइनस। ठीक है, क्या करना होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो ये कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और देयर आर 3 अनयूज्ड डी ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल। तो इसमें क्या है, पहले तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, जो कि हैं डी ऑर्बिटल में कितने हो गए, 6 हो गए ना। और उसके बाद आप क्या करिए, इन सब में 2 2, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम,
आप सिर्फ 6 लिगेंड लिख दीजिए। अगर वह जानते हैं ना कि 6 फ्लोराइड आयन लिगेंड है, इन्हें आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका, हमने कहा 3 स्टेप से ज़्यादा यहाँ भी नहीं हुए, है ना। आपने चलिए बना दिया। अब बात तो फिर से वही ना कि आप ये बताइए कि भाई इनका जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसका क्या करें। यानी पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये तो बनाने के लिए बहुत रेयर केस में आपसे कहेगा, ये कॉम्प्लेक्स दे देगा और 3, तो ये आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। यानी आप इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपके माइंड में चलता रहे। हाइब्रिडाइजेशन तो आंसर है भाई क्या, क्या होगा भाई, sp3d2, ये हो गया। ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे तो भैया ऑक्टाहेड्रल ही होनी है। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो तो ऑक्टाहेड्रल सही से लिखना, मेरी तरह बिल्कुल नहीं। ओके, ज्योमेट्री बना दो। तो CO ये F F F F F F, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब F है ना, P की तरह दिख भी रहे हैं तो भूल जाइएगा, आप ऐसे बना दीजिए। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। 3 माइनस यहाँ लगा देंगे। अब बताओ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हम क्या करें, कहाँ देखना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हमें एक देखना है भाई कहाँ, ये दूसरा स्टेप पकड़ लिया। दूसरे स्टेप में टी ऑर्बिटल देखो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद कि टी ऑर्बिटल के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर है 4। तो 4 है तो ये क्या होगा, इनका एक भी होगा तो ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ ना, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 4.81 बोर मैग्नेटॉन होगा। कैसे आया, तो मैंने कहा फॉर्मूला यूज करो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, CONH3 6, ओके, और 3 प्लस ये है। ओके, देखो हमें हमेशा, अच्छा ये सपोज करो मैं सब बाकी केस में भी हो सकता है कि मैं इसको ऐसे लिख देता CONH3 6Cl3, तो इन दोनों केस में हमें इसको फिर से ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखो ज्योमेट्री या जो भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल कॉम्प्लेक्स आयन में होंगी ना, तो हमें ये काउंटर आयन से हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, काउंटर आयन क्या है रहे। ओके, तो अब क्या करना है आपको कि भाई देखो, अब फिर से वही, तो पहले आप क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ, याद रखना इस काउंटर आयन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसको कॉम्प्लेक्स आयन को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 प्लस के ऑर्बिटल आप लिखिए। तो फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपका हो जाता 3d6। चलिए पहले 3d 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, और ये हुआ 3d के बाद 4s के बाद 4p, और 4p के बाद 4d। वैसे यहाँ पे 4d की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो। 6 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3d2 हो जाएगा या d2sp3, बट डोनर एटम यहाँ पे n है, Cn या O होने पे डोनर एटम इनर d ऑर्बिटल यूज होता है, यानी ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो d2sp3 का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, ये अंदर के 2d s और p3 ये होना चाहिए, बट ये दोनों टी क्या खाली हैं, नहीं खाली है ना। देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अकेले अकेले हैं, तो इन दोनों के साथ क्या है, इसकी पेयरिंग हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, D2sp3 होगा। तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब जब ये दो यहाँ इसके साथ चले गए तो कितना बचेगा, 5 में से 2 तो उसके साथ ही चले गए, तो केवल 3 बचेंगे, है ना। और ये टोटल 2 + 1 + 3 तो कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 5 बिल्कुल यूज ही नहीं हुए इनमें से। तो अब अगर आप इसे नहीं भी बनाए होते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज होना या नहीं होना आपको पहले से पता चल जाएगा, कैसे, प्रैक्टिस से। ओके, तो अभी आप भले बनाएं, लेकिन
अब क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनकी कहानी ऐसी है, ठीक है। अब बात है कि तो थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्या, CONH3 6 3 प्लस। तो क्या कर देंगे इसमें, आप लिखेंगे ये आपका हो गया 3, ठीक है, ये 3 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, और ये आपके हो गए 5। ज़्यादा तो नहीं हो गए, 3 4 5, ठीक है। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या है, ये 6 आपके हैं, ओके। अब इसके बाद आप क्या, इन सब में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, तो आप लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6 लिगेंड्स, और इस तरह से बन गया कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन फिर से वही आपके सामने आएंगे कि आप ये बताओ कि चलो भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है D2sp3। अब उसके बाद बात आई ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री क्या है, तो फिर से आंसर है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, बना लेंगे। अब इस बार मैं बना नहीं रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप बताइए क्या है। तो मैंने कहा दूसरे स्क्रिप्ट का डी ऑर्बिटल ये है, क्या कोई n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आंसर है 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0। इसका मतलब सब्सटेंस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, ओके। तो इस तरह से आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये आपका क्या है, यूज है किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, आ, इसका यूज तो आपको समझ में आ ही गया कि इसको कैसे यूज करना है, हाँ। तो यूज के बाद भी हमने कहा कि ये थ्योरी बहुत अच्छी तरह से आप कहें कि एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसकी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर इसमें लिमिटेशंस ना होती तो हमें किसी दूसरी थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो लिमिटेशंस आप लिख लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी क्या ड्राबैक या क्या लिमिटेशन थी इसकी। तो लिमिटेशंस में वन बाय वन कह रहा कि इसमें बहुत सारी बातें मान ली गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कब इनर टी ऑर्बिटल यूज होगा, कब आउटर टी ऑर्बिटल यूज होगा, लेकिन ये थ्योरी अपने आप में कभी नहीं बताती कि कब यूज होगा कब नहीं होगा। तो बस चीज़ें मानी गई हैं। तो सबसे पहला इसके जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस में वो आपका ये है, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अज्यूम्सन्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें बस इन्होंने मान ली हैं। दूसरा, ये कभी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कलर क्यों होता है, इस थ्योरी में कोई आंसर नहीं है। इट डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों होता है नहीं पता इन्हें, ओके। इसके बाद आप दूसरा कि ये जो मैग्नेटिक डेटा है ये तो बता देता कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, बट एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें ना, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, बट वो थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करता है। यानी जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू उसमें डिफरेंस आता है। और दूसरा, वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है। तो ये सारी बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थ्योरी ऐसा क्यों होता है, ओके। तो यानी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा ये नहीं मिल पाता। क्वालिटेटिव तो है, यानी जब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये तो बता देगा, एग्जैक्ट चीज़ें जो है नहीं बता पाएगा, ओके। तो इट डजंट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, ओके। इसके बाद ये आप ये समझिए एक और बात कि ये
कभी भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बात करता कि कोई कॉम्प्लेक्स बना तो कितना स्टेबल होगा। ओके, तो इट डजंट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स बना तो थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली कितना स्टेबल होगा, तो किसी भी तरह की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाता है। इतने ड्रॉबैक बहुत नहीं, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि फिर पढ़े ही क्यों इसे, है ना। तो ये होगा इसके ड्रॉबैक। आई थिंक बहुत क्लियर है। इसमें बहुत सारी बातें मान ली गई हैं, क्यों मान ली गई नहीं पता है। कॉम्प्लेक्स कलर क्यों होते हैं नहीं पता है। मैग्नेटिक डेटा जो है उसका कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं, क्वालिटेटिव तो है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो बता ही लेता है ना ये। उसके बाद है कि कोई कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है नहीं है, क्यों है, कोई बिल्कुल एकदम चुप है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, बोलता ही नहीं कि क्या है भैया स्टेबिलिटी, बोलते हैं नहीं है, हमारा क्या है सरेंडर है, कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हुई कंप्लीट। ओके।